हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बायजूस की। तो बायजूस बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नई रिपोर्ट की बात मान के चले तो बायजूस ने 1.2 बिलियन डॉलर के जो लोन ले रखे हैं उसकी रीपेमेंट की बात करी है अपने लेंडर से। वो बात कर रहा है कि भाई मैं 300 मिलियन डॉलर की किस्तों के अंदर ये पैसा दूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर सारी पेमेंट कर दी जाएगी। बायजूस का जो एक्चुअल बुरा टाइम था ना, वो तब शुरू हुआ था जब ये समझ में आया था कि बायजूस के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए डिफॉल्ट कर दिया था। उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा था, उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे थे वो। तो हमेशा फिर नेगेटिव खबरें बनने लग गई, भाई वो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अचानक ये कह रहे पैसा दे देंगे, बड़ी चीज है यार। तो अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो रिलायंस रिटेल की उधारी की बात करके चले तो वो 73% बढ़ती हुई दिखाई दी है। और जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है वो दबा के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है रिलायंस रिटेल के अंदर। रिलायंस रिटेल ने तकरीबन 32,303 करोड़ रुपया बैंक से उठाया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और ये एक्सपेंशन के लिए किया गया है, जिसमें से 19,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है वो नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए लिया गया है। और ये एक बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। रिलायंस जिसने कोविड के आसपास में कह दिया था कि भाई हमने अपने आप को लोन फ्री कर दिया, हमने कोई लोन नहीं ले रखा, उन्हीं की एक सब्सिडरी रिलायंस रिटेल अब दबा के लोन ले रही है एक्सपेंशन के लिए। अपॉर्चुनिटी तो है रिलायंस रिटेल के लिए, जिस तेजी से वो एक्सपेंड कर रहे हैं अलग अलग जगहों के अंदर, बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है उसका 73% डेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। 70,000 करोड़ 71,000 करोड़ कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर पहुंच गया। अगर रिलायंस रिटेल की एक्सपेंशन की बात करके चले तो उन्होंने 8th फैशन शोर खुला है मुंबई के अंदर, एजॉर्टेज का। ये मेरे को नहीं पता स्पेल किस तरीके से करते हैं, पर 18,000 स्क्वायर फीट के अंदर इसको बनाया गया है। यहाँ पर ग्लोबल और डोमेस्टिक फैशन ट्रेंड वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें फुटवेयर और फैशन एक्सेसरीज भी होंगे। इसके अंदर मोबाइल चेकआउट जैसी फैसिलिटीज भी है और स्मार्ट ट्रायल रूम साइक की भी चीज है। मतलब अच्छे लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करके चले तो उन्होंने जो उनकी बैटरी यूनिट लगाने का प्लान था उसको 2 ईयर पुश कर दिया है। बात चल रही थी 2024 तक, अब 26 तक ले गए। अब देखो ये पुश करने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक शायद टेक्नोलॉजिकल इशू, टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। दूसरा उनको लगता है प्रायोरिटी नहीं है इस टाइम पे, बाकी चीजें जो चल रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे। या फिर हो सकता है कि उनको गवर्नमेंट से कहीं से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ये भी तो चीजें हो सकती है। बाकी फंड की दिक्कत तो मैं मानता नहीं रिलायंस के लिए कि उनको फंड की दिक्कत आएगी। अगर देखा जाए तो इंडिया 3rd रैंक करती है ग्लोबली अगर ईवी चार्जिंग अफोर्डेबिलिटी की बात करके चले। मतलब बहुत सस्ती है इंडिया के अंदर अगर आप ईवी गाड़ी को चार्ज करते हो। मैं आपको समझा देता हूँ, इंडिया से बाहर आप जो भी पेट्रोल गाड़ी लेते हो उसका 1/3 मान के चलो आपको उतने की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, पर ईवी गाड़ी बहुत अंत सस्ती होती है। मतलब मैं अपनी गाड़ी की बात बताता हूँ आपको, 250-60 के अंदर रुपए के अंदर फुल हो जाता है। बाहर से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर घर के अंदर करता हूँ, दिल्ली में बिजली थोड़ी सस्ती भी है, तो 250-60 रुपए के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। अब मेरी गाड़ी अच्छी एवरेज नहीं देती है, कंपनी ने 419 क्लेम कर रखा है, पर मेरे को जो एक्चुअल मिलती है 260-70 मिलती है। तो भी अगर देखा जाए तो 90 पैसे के आसपास बैठती है गाड़ी, एसयूवी एसी के साथ में, जिसमें मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ। सीएनजी में नहीं देती इतनी रेंज। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर क्रिप्टो करेंसी की है। तो उसके ऊपर रेगुलेशंस आ सकती है बहुत जल्दी। जो इकोनॉमिक एडवाइजर सेक्रेटरी अजय जी है, उन्होंने बोला है कि इंडिया फ्रेम कर रहा है जो भी रेगुलेशंस बनानी है ग्लोबल कंसल्टेशन के साथ में, मतलब सब पार्टनर्स के साथ में मिलके। G20 के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन करी गई थी। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तेजी से क्रिप्टो को रोकना चाहती है, TDS लगाया गया, उसके बाद अपना CBDC निकाल दिया, मतलब अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी निकाल दी, जिसको बीटा टेस्ट भी करना अलग अलग जगहों पे शुरू कर दिया। तो अच्छा स्टेप कर रही है गवर्नमेंट देखा जाए तो। अगली खबर एक सर्वे की है जिसके हिसाब से 59% इंडियंस प्रेफर करते हैं 45 लाख रुपीज से 1.5 करोड़ तक का घर लेना, अपना पर्सनल लेवल पे बात करके चले। ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले सर्वे से। इसका मतलब ये है लोग बड़ा घर लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम डेटा की बात करके चले तो 48% लोग 3 BHK प्रेफर कर रहे हैं, और खाली 25% ही ऐसे लोग हैं जो कि 40 लाख से नीचे का घर लेना प्रेफर करते हैं। आज के टाइम पे जो डिमांड है 3 BHK घरों की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली जैसी जगहों पे। अगर कोलकाता, मुंबई की बात करके चले तो वहां घटती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में तो महंगा है इसलिए हो रहा है। बाकी मुझे लगता है 3 BHK एक नॉर्म बन जाएगा। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली भी हो तो भी एक आपको अपने लिए चाहिए, एक आपको बच्चों के लिए चाहिए, या फिर आप कह सकते हो गेस्ट रूम के लिए चाहिए, और तीसरा जो बेडरूम कम है वो ऑफिस भी बनेगा।
ऑफिस भी बन सकता है, या आप ये कह सकते हो एक बच्चों का रूम हो गया, एक आपका रूम हो गया, और एक ऑफिस कम गेस्ट रूम हो गया, ठीक है। या फिर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपका एक रूम हो गया, एक पेरेंट्स का रूम हो गया, एक बच्चों का रूम हो गया, या फिर बच्चों का रूम कम ऑफिस रूम तो नहीं हो सकता बच्चों के साथ। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूँ। अगली खबर डेबिट कार्ड यूजर्स की है, तो लोग डेबिट कार्ड का कम यूज कर रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर। अगर हम यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करके चले तो वो 428% बढ़ती हुई दिखाई दी है। मतलब लोग यूपीआई दबा के यूज कर रहे हो, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। डेबिट कार्ड मैं अमेजोन के लिए भी नहीं यूज कर रहा हूँ, अमेजोन में भी मैं ज्यादातर यूपीआई यूज करता हूँ, या फिर मैं अपनी कंपनी वाले अकाउंट से पे करना होता है तो वो कर देता हूँ। डेबिट कार्ड कभी बाहर बाहर कोई शॉपिंग खाने पीने के लिए जाते हैं तो वहां हो जाता है, कई बार यूपीआई काम नहीं कर रहा होता है। तो अगली खबर फर्स्ट चेक की है, ये एक अर्ली स्टेज वीसी कंपनी है। इन्होंने जीवा के अंदर अपना पार्शियल एग्जिट किया है 75x रिटर्न से। मतलब जितना पैसा आपने लगाया था उसका 75 गुना हो गया। अगर देखा जाए इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 194% का है। जीवा की अगर बात करके चले तो सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर काम करता है और बहुत सारे नए नए ऑफर्स बनाता रहता है, और यूथ सेंट्रिक ब्रांड है थोड़ा सा ज्यादा। अगली खबर एक आईपीओ है जो कि सबसे सक्सेसफुल आईपीओ था 2023 का, वो 95% घटता हुआ दिखाई दिया है। 600% बढ़ा था जब आईपीओ आया था, सबने दबा के उसको लिया था। 19 बार तो उसको सस्पेंड करना पड़ा कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी कैसे हो रही है। पर अभी देखा जाए तो अपनी पीक से वो 95% नीचे आ चुका है। $1.63 पर शेयर पे वो ट्रेड कर रहा है। ये होता है भाई किस तरीके से मार्केट में पंप एंड डंप किया जाता है। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे ऑपरेट कर रही है कंपनी। अगली खबर ये बहुत अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए भाई। दिल्ली का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 45 पे पहुंच गया, और ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज थी। ये जब मैं आज शूट कर रहा हूँ, आज जो इंडिया पाकिस्तान का सेकंड डे वाला मैच है ना उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बारिशें हुई है लगातार 2 दिन से, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ऑल्दो दिल्ली के अंदर उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए एनालिस्ट के हिसाब से। अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर 70 mm बारिश होनी चाहिए 10 सितंबर तक, जो कि हुई है 48.3 mm। भाई नहीं आए ठीक है, बाढ़ आ जाती है दिल्ली के अंदर अगर ज्यादा बारिश आती है तो। कोई फसलें तो है नहीं मेरे हिसाब से, जिनको जरूरत है उनको पानी दो। यहाँ पे दिल्ली में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगली खबर मेटा की है, तो वो अपने एआई को और ज्यादा पावरफुल करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से जो इनका लामा 2 मॉडल से कई गुना ज्यादा पावरफुल ये टूल बना रहे हैं। अभी के टाइम पे ये कंपीट कर रहे हैं ओपन एआई के चैट जीपीटी से, और कई गुना मतलब कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी 5 लेवल की चीज भी आ सकती है। अगली खबर जेसीबी की है। जेसीबी कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जेसीबी की खुदाई हो रही है, तो वो मैन्युफैक्चर करने वाली है हाइड्रोजन पावर्ड इंजन इंडिया के अंदर। उनको लगता है कि इंडिया फोकस कर रही है रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और एक हाइड्रोजन इंजन इंडिया को जरूरत है। अगर हाइड्रोजन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के अंदर। ये बेसिकली हैवी मशीनरी बनाती है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और बाकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और हाइड्रोजन के ऊपर सब दाव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एमिशन नहीं है, बहुत क्लीनर एनर्जी रहेगी, और सब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बाद में जो बड़ी चीज आएगी वो हाइड्रोजन आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अंदर स्टोरेज का इशू है ना, बैटरियां चाहिए आपको, फिर वो बैटरियों की ईल्ड भी खराब होती रहती है। हाइड्रोजन को आप रिलेटिवली स्टोर कर सकते हो, बम ब्लास्ट भी बना सकते हो हाइड्रोजन का वैसे। अगली खबर पाकिस्तान से है, तो उनकी नई वीजा पॉलिसी आई है जिससे वो चाह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। बैंड बजा पड़ा है, जब मैं शूट कर रहा हूँ तो पाकिस्तान का भी बैंड बजा पड़ा है और बारिश आई है। अब पता नहीं इसके बाद कब मैच होगा क्या नहीं होगा। बाकी इंडिया 1 नंबर खेल रही है अभी तक तो। बाकी अगर पाकिस्तान को रिवाइव करना है क्रिकेट के अंदर नहीं इकोनॉमी वाइज, तो उनको फंडिंग तो चाहिए होगी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट वही कोशिश कर रही है किस तरीके से फंडिंग लाई जा सकती है। अगली खबर, इंडिया ने रशिया का प्रपोज किया है, जो उनके पास में एक्सेस रुपी पड़े हैं उसको किस तरीके से वो ठिकाने लगा सकते हैं। उन्होंने सीधा बोला भाई इंडिया में आओ इन्वेस्ट करो। अभी देखा जाए हमने रशिया से दबा के ऑयल लिया डिस्काउंट के अंदर, और उस टाइम पे जो हम ट्रेड कर रहे थे वो इंडियन रुपी के अंदर कर रहे थे। अब इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड कर रहे थे, अब इंडियन रुपी वो वहां तो ले जा नहीं सकते थे, इंडियन बैंक्स के अंदर ही स्टोर हो रखा था। तो रशिया वालों ने बोला कि भाई हमारे तो भाई इंडियन बैंक्स में ही पैसा पड़ा है, हम कैसे यूटिलाइज करें। अब इंडिया स्कीम निकाल रही है कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो, जो आपके पास पैसा पड़ा है उसको आप प्रोजेक्ट्स के अंदर डालो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डालो, या फिर स्टार्टअप वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली वॉच थ्रू अकाउंट बनाए गए थे। वॉच थ्रू अकाउंट का गोल ही यही था कि जैसे ये इंडिया और रशिया का ट्रेड हो रहा है, तो अगर हम कुछ वहां से खरीद रहे हैं तो हम रुपी के अंदर पे करेंगे, वो यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं तो आइदर वो इस रुपी को ऑफसेट करेंगे या फिर वो रूबल के अंदर डील करेंगे। अगली खबर निफ्टी की है, तो निफ्टी ने 20,000 का मार्क छू लिया है, पहली बार ऐसा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर इसके रीजंस देखा जाए तो सबसे पहली चीज तो कही जा रही है जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक है वो अच्छा है,
इस टाइम पे डोमेस्टिक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा जो G20 हुआ है ना, उसके चक्कर में बहुत एनालिस्ट का कहना था कि मार्केट ऑल टाइम हाई छू सकती है, तो निफ्टी ने छू लिया है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अगली खबर इंडिया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज की है, तो वो बात कर रहे हैं डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज, मतलब हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी लिस्टिंग खुद से कर पाएंगे। इसकी वजह से बहुत बढ़िया हेल्प होगी मेरे हिसाब से। जो इंडियन स्टार्टअप्स है जिनको इंडिया में फंड उस लेवल का नहीं मिलता, ग्लोबली लिस्ट करेंगे तो अच्छा पैसा मिल पाएगा। तो अगर आप हमको भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमको भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे करंट सपोर्टर्स के लिस्ट। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, आप उसको दबा सकते हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई दिखाई दी, मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। G20 के सेंटिमेंट्स मार्केट को ऊपर लेके गए। साथ में जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात करी गई, इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा समझा देता हूँ। ये बात करी जा रही है ट्रेन के थ्रू हर जगह पे माल लेके जाने की, तो जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेट्स सी क्या होता है, कब होता है, होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि पिछली दिवाली से तो हम सुन रहे हैं इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। अब अगर हम एनालिस्ट की बात करके चले तो उनका कहना है पहला रीजन तो G20 समिट था, उसकी वजह से एक पॉजिटिव इंप्रेशन बना, इस चक्कर में मार्केट ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दी। साथ में जो लोन की ग्रोथ दिखाई दी है वो बहुत अच्छी दिखाई दी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, NPAs कम दिखाई दिए है PSU बैंक के, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। साथ में लग रहा है इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है क्योंकि जो वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़े थे वो अब कंट्रोल लग रहे हैं। बाकी मार्केट अभी के टाइम पे ऊपर ही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मार्केट अभी ओवर प्राइस है, थोड़ा संभल के रहो इस टाइम पे। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन है। अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस गेनर के अंदर है और कोल इंडिया हमको नीचे दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।